आज हम 5 अप्रैल 2026 के कंपाउंड आईएएस लर्निंग के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स का बहुत गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत क्रिटिकल हैं आज के समय में। एग्जैक्टली अगर हम यूपीएससी के पेपर 2 और 3 के नजरिए से देखें, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी और सिक्योरिटी जैसे विषय आते हैं, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक देश के सर्वाइवल की, उसके अस्तित्व को बचाए रखने की पूरी कहानी है। और आज का हमारा मिशन भी बस यही है। मतलब हमें सिर्फ खबरों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहना है। हमें उन अदृश्य तारों को जोड़ना है जो एक ग्लोबल क्राइसिस को सीधी हमारी इकोनॉमी और सीमाओं की सुरक्षा से जोड़ते हैं। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। चलिए, और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, यानी पश्चिमी एशिया का ताजा संकट। देखिए, पश्चिमी एशिया में जो मौजूदा स्थिति है ना, वो सच में बेहद संवेदनशील और विस्फोटक है। अभी एक 48 घंटे के यूएस ट्रंप ईरान अल्टीमेटम की घोषणा हुई है। हाँ, और ये बहुत बड़ी खबर है। चेतावनी एकदम स्पष्ट है। अगर कोई डील नहीं होती है तो सब कुछ तबाह हो सकता है, जिसे कूटनीतिक भाषा में ऑल हेल ब्रेकिंग लूज कहा जा रहा है। बाप रे। इस स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अमेरिकी F-15 और A-10 फाइटर जेट्स के गिराए जाने की खबरें आ रही हैं। अब यहाँ एक तकनीकी बात समझने वाली है। मतलब किसी भी युद्ध क्षेत्र में विमानों का गिरना आम है, लेकिन खास तौर पर ये जो F-15 और A-10 का जिक्र हो रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं लगती। एकदम सही पकड़ा है आपने। इसका जो सामरिक महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है। वो कैसे? F-15 विमान हवा में अपना वर्चस्व यानी एयर सुपीरियॉरिटी बनाने के लिए जाने जाते हैं, जबकि जो A-10 वॉर्थॉग है उसे जमीनी ठिकानों और टैंकों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई डराने वाली कार्रवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सिर्फ कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण पैमाने पर जमीनी और हवाई युद्ध का संकेत है। हतप्रभ करने वाला है ये। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात एक और है। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव फॉलआउट का खतरा मंडरा रहा है, जो पूरे क्षेत्र के पर्यावरण को दशकों तक के लिए बर्बाद कर सकता है। ये तो सच में एक भयानक तस्वीर है। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल के बीच एक भौगोलिक शब्द है जो बार-बार खबरों में आ रहा है, हॉर्मुज चोक पॉइंट। हाँ, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या 129 से गिरकर मात्र 6 प्रतिदिन रह गई है। एक आम इंसान के लिए इस संकरे रास्ते का बंद होना इतना मायने क्यों रखता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे भूगोल पूरे विश्व के अर्थशास्त्र को बंधक बना सकता है। देखिए, हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। हाँ। ये फारस की खाड़ी को खुले महासागर से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है। ये एक चोक पॉइंट है, मतलब अगर इसे बंद कर दिया जाए तो कोई और विकल्प नहीं बचता। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल। जब वहां से जहाजों की आवाजाही 129 से गिरकर सिर्फ 6 रह जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की एक बहुत बड़ी नस को किसी ने कसकर दबा दिया है। और भारत के लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत का लगभग 60% कच्चा तेल इसी एक रास्ते से होकर आता है। तथ्य बिल्कुल यही गवाही देते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। 90 लाख बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। जब उस क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो सिर्फ तेल की सप्लाई की ही चिंता नहीं होती, बल्कि उन लाखों नागरिकों की जान की भी फिक्र करनी पड़ती है। इसीलिए सरकार ने जो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल लागू किया है, वो एक अभूतपूर्व कदम है। हाँ, मैंने भी डेटा देखा था। फरवरी 2026 से अब तक 7,02,000 भारतीयों को वहां से सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। ये लॉजिस्टिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और ये रातों रात संभव नहीं हुआ है। ये क्षमता ऑपरेशन गंगा, जब हमने यूक्रेन से भारतीयों को निकाला था, और ऑपरेशन कावेरी, जब सूडान से रेस्क्यू किया गया था, उनके अनुभवों से विकसित हुई है। मतलब हमने एक सिस्टम बना लिया है। एग्जैक्टली। देश ने एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी या संस्थागत स्मृति तैयार कर ली है कि संकट के समय बिना समय गंवाए कैसे तुरंत प्रतिक्रिया देनी है। इस हॉर्मुज संकट को देखकर मेरे जहन में एक बात आती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ग्लोबल हाईवे पर अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाए। सही कहा। और सारा सामान वहीं फंस जाए। लेकिन जब उस हाईवे पर ट्रैफिक रुकता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होता है जो स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति पैदा कर देता है। एकदम सही।
और यहीं से हमारी अर्थव्यवस्था का सारा गणित गड़बड़ाने लगता है। हॉर्मुज़ बंद होने से वैश्विक बाजार में 12 से 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का नुकसान हुआ है। 12 से 15 मिलियन। हाँ, और ये दुनिया की कुल सप्लाई का लगभग 15% है। नतीजा ये हुआ कि जो तेल $70 प्रति बैरल पर मिल रहा था, वो अचानक उछलकर 112 से 115 डॉलर तक पहुंच गया है। बाप रे। और यहीं पर स्टैगफ्लेशन का जन्म होता है, जो अर्थशास्त्र के फिलिप्स कर्व के स्थापित सिद्धांत को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। जो लोग अर्थशास्त्र की बारीकियों से परिचित नहीं है, उनके लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलिप्स कर्व का सिद्धांत मानता है कि महंगाई और बेरोजगारी में उल्टा संबंध होता है। यानी अगर अर्थव्यवस्था में तेजी है और विकास हो रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाँ, क्योंकि स्टैगफ्लेशन 2 शब्दों से बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक विकास का रुक जाना, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का बेतहाशा बढ़ जाना। दोनों चीजें एक साथ। बिल्कुल। जब कच्चे तेल के दाम आसमान छूते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। इससे कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ती है और वे अपना उत्पादन कम करने लगती हैं। तो मतलब विकास रुक जाता है और नौकरियां जाने लगती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ कच्चे माल के महंगे होने से बाजार में हर चीज के दाम बढ़ रहे होते हैं। भारत में इसका सीधा असर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या आयातित महंगाई के रूप में दिखा है। आयातित महंगाई मतलब जो महंगाई हमारे देश के अंदर पैदा नहीं हुई है, बल्कि बाहर से महंगा सामान खरीदने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में घुस आई है। यही इसका मुख्य पेंच है। ये आयातित महंगाई अभी 5.4% पर पहुंच गई है। अच्छा। और अनुमान ये है कि अगले 3 तिमाहियों तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 4.5% से ऊपर ही रहेगा। तो क्या स्थिति को संभालने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? ओपेक प्लस का भी कुछ जिक्र आता है खबरों में। ओपेक प्लस के 8 सदस्यों ने बाजार को स्थिर करने के लिए मई 2026 से 2,06,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने का फैसला जरूर किया है। लेकिन जरा गणित लगाइए। आपका नुकसान 15 मिलियन बैरल का है और भरपाई सिर्फ 2 लाख बैरल की हो रही है। अरे ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, कुछ भी नहीं है तो। बिल्कुल, कोई खास असर नहीं होगा इससे। यहाँ पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो अक्सर लोगों को भ्रम में डालता है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल महंगा होगा, गाड़ियों का सफर महंगा होगा। हाँ, जनरल परसेप्शन यही है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खाद्य सुरक्षा तंत्र डगमगा रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य का पंजाब या उत्तर प्रदेश के किसी खेत में काम कर रहे किसान से आखिर क्या सीधा संबंध है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जवाब मिलता है द फर्टिलाइजर फूड नेक्सस। अच्छा। देखिए, आधुनिक कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों पर टिकी है और दुनिया के यूरिया व्यापार का 30 से 34% हिस्सा उसी होर्मुज चोक पॉइंट से होकर गुजरता है। यानी अगर तेल का रास्ता बंद तो खाद का रास्ता भी बंद। बिल्कुल। भारत यूरिया के लिए 34%, DAP के लिए 50 से 60% और MOP यानी पोटैश के लिए तो 100% आयात पर निर्भर है। 100%? हाँ, और उर्वरक बनता कैसे है? प्राकृतिक गैस से। जब गैस महंगी होती है और जहाजों के रास्ते बंद होते हैं तो उर्वरक का उत्पादन और आयात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो सीधा असर किसान पर पड़ेगा। जाहिर है, जब किसान को खाद महंगी मिलेगी तो फसल उगाने की लागत बढ़ेगी और आखिरकार बाजार में अनाज, सब्जियां और फल महंगे हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का फूड प्राइस इंडेक्स पहले ही साल दर साल 1% बढ़ चुका है। और अगर इसके ऊपर अल नीनो मौसम प्रणाली का प्रभाव आ गया, जिससे बारिश कम होती है और सूखा पड़ता है, तो ये संकट कई गुना भयंकर रूप ले लेगा। बिल्कुल। मतलब एक भू राजनीतिक तनाव सीधे तौर पर हमारी खाने की थाली को महंगा कर रहा है। ऐसे में देश के अंदर आम लोगों को इस महंगाई की मार से बचाने के लिए क्या नीतियां काम कर रही हैं? ऐसे समय में मैक्रो लेवल के झटकों को कम करने के लिए माइक्रो लेवल की नीतियां बहुत काम आती हैं। सरकार ने तुरंत कुछ फ्यूल बफर्स लागू किए हैं। वो कैसे काम करते हैं? उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस को उर्वरक संयंत्रों से हटाकर घरों की ओर मोड़ा गया है ताकि घरेलू गैस की सप्लाई ना रुके। LPG के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा 53% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। एक नीति जो मुझे बेहद व्यावहारिक और प्रभावशाली नजर आती है वो है 5 किलो वाले FTL यानी फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर का लॉन्च, वो भी बिना किसी एड्रेस प्रूफ के। ये गवर्नेंस का एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। क्योंकि शहरों में काम करने वाले मजदूरों या प्रवासियों के पास अक्सर कोई स्थायी पता नहीं होता। वो 14 किलो का बड़ा सिलेंडर नहीं ले सकते।
एड्रेस प्रूफ की शर्त हटाकर 5 किलो का सिलेंडर देने से रोजाना 90,000 से ज्यादा शहरी प्रवासी सीधा लाभ उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी हकीकत को समझकर नीतियां डिजाइन की जानी चाहिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक अजीब विरोधाभास खड़ा होता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आयातित ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता कितनी खतरनाक है, और दूसरी तरफ देश के भीतर ही ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकट या यूं कहें कि बर्बादी चल रही है। आप ग्रिड पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, द ग्रिड पैराडॉक्स। भारत में 23 गीगावाट सस्ती और स्वच्छ सौर ऊर्जा को बर्बाद कर दिया गया, जिसे तकनीकी भाषा में कर्टेल करना कहा जाता है। मतलब एक तरफ तेल के लिए हाहाकार मचा है, दूसरी तरफ 23 गीगावाट फ्री की सौर ऊर्जा फेंकी जा रही है। इसका क्या कारण है? ये भारत की ऊर्जा नीति की सबसे बड़ी विडंबना है। इसे समझने के लिए ग्रिड की कार्यप्रणाली को समझना होगा। बताइए। देखिए, भारत का पावर ग्रिड आज भी 70% से ज्यादा कोयले पर निर्भर है। शाम के समय जब लोग ऑफिस से घर आते हैं और बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, यानी पीक आवर्स, तब तक सूरज ढल चुका होता है। हाँ, तो सोलर पावर तो मिलेगी नहीं। एग्जैक्टली। उस मांग को तुरंत पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर प्लांट सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत चालू और बंद किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास गैस की हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 2% है। तो फिर उस पीक डिमांड को कोयले से ही पूरा करना पड़ता होगा। बिल्कुल, और यहीं वो तकनीकी पेंच फंसता है। कोयला संयंत्रों का एक मिनिमम टेक्निकल लोड होता है, जिसे MTL कहते हैं। ये MTL क्या है? सरल शब्दों में, एक कोयला प्लांट को अपनी कुल क्षमता के 55% से नीचे सुरक्षित रूप से नहीं चलाया जा सकता। अच्छा। अगर आप उस विशाल भट्टी को पूरी तरह बंद कर देंगे, तो उसे वापस गर्म करने और ग्रिड से जोड़ने में बहुत समय और करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए दिन के समय जब सूरज खूब चमक रहा होता है और सौर ऊर्जा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, तब भी कोयला संयंत्रों को बंद नहीं किया जा सकता। ओहो, तो मतलब ग्रिड की सुरक्षा के लिए मजबूरन सौर ऊर्जा को ही रोकना पड़ता है। बिल्कुल सही। अगर इसे एक आम उदाहरण से समझा जाए तो ये कुछ वैसा ही है कि भाई किसी ने एक नई बेहद शानदार और सस्ती इलेक्ट्रिक कार खरीदी है, लेकिन वो अपनी पुरानी पेट्रोल कार का इंजन बंद नहीं कर पा रहा है। इंजन चलता छोड़ना मजबूरी है, इसलिए वो नई इलेक्ट्रिक कार को गैरेज से बाहर ही नहीं निकाल रहा। ये एकदम सटीक तुलना है। हमारी नई इलेक्ट्रिक कार यानी सौर ऊर्जा बर्बाद हो रही है, क्योंकि पुरानी पेट्रोल कार यानी कोयला प्लांट का मिनिमम टेक्निकल लोड बंद नहीं किया जा सकता। तो आखिर इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कोयले के इन बेड़ियों से कैसे आजादी मिलेगी? इसके लिए 2 स्तरों पर काम हो रहा है। पहला है कोल्ड गैसिफिकेशन। इसमें क्या होता है? सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को सिन गैस में बदलना है, ताकि इसका ज्यादा स्वच्छ तरीके से इस्तेमाल हो सके। अच्छा कदम है। हाँ, लेकिन जो असली दीर्घकालिक गेम चेंजर है, वो है शांति एक्ट 2025। शांति एक्ट 2025 ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की तरह सामने आया। इसने आखिर ऐसा क्या बदल दिया जो दशकों से अटका हुआ था? इस एक्ट ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नई सुबह की शुरुआत की है। सबसे अहम काम जो इस एक्ट ने किया है, वो है 1962 के पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम को रद्द करना। और शायद जो 2010 वाला सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था, यानी CLNDA, उसे भी खत्म कर दिया है। बिल्कुल, उसे भी पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 2010 का CLNDA तो विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा डर का कारण था, है ना? एकदम सही कह रहे हैं। CLNDA में एक ऐसा क्लॉज था जो किसी भी परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मशीनरी सप्लाई करने वाली कंपनी पर असीमित जवाबदेही तय करता था। तो कोई आना ही नहीं चाहता होगा। जाहिर है, दुनिया की कोई भी बड़ी विदेशी कंपनी भारत में रिएक्टर लगाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें दिवालिया होने का डर था। शांति एक्ट ने उस रोड़े को हटा दिया है। साथ ही इसने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी ARB को वैधानिक या स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया है, जिससे इसे फैसले लेने की आज़ादी और ताकत मिली है। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य भी तो बहुत महत्वाकांक्षी रखा गया है। 2047 तक वर्तमान 8.8 गीगावाट से सीधे 100 गीगावाट तक पहुंचना। लेकिन 100 गीगावाट का आंकड़ा छूना कोई आसान काम तो है नहीं। ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा? इसके लिए एक 3 फ्रंट स्ट्रैटेजी या 3 आयामी रणनीति अपनाई जा रही है। वो क्या है? पहला मोर्चा है विदेशी मेगा रिएक्टर लगाना, जैसे फ्रांस की EDF या GE हिताची के रिएक्टर।
लेकिन यहाँ एक चुनौती है, मेगावाट आती है, जबकि भारत की अपनी तकनीक यही काम $2 मिलियन में कर देती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, मतलब आधे से भी कम। इस लागत को कम करने का क्या उपाय है फिर? इसीलिए दूसरा मोर्चा तैयार किया गया है, स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR। अच्छा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अलग से रिसर्च और डेवलपमेंट बजट रखा गया है। SMR एक तरह से लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं, जो छोटे फैक्ट्री में तैयार किए गए रिएक्टर होते हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाकर लगाया जा सकता है और जरूरत के हिसाब से जोड़ा जा सकता है। ये तो बहुत इनोवेटिव है ना? और तीसरा मोर्चा है हमारे अपने प्रमाणित और भरोसेमंद 220 मेगावाट वाले प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के बेड़े का तेजी से विस्तार करना। जब हम ऊर्जा और रक्षा के मोर्चे पर विदेशी निर्भरता को खत्म करने और आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वायत्तता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाहरी झटकों से देश को बचाने की ये कवायद देश की आंतरिक नीतियों और सीमाओं की सुरक्षा में भी साफ दिखाई देती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। भू राजनीतिक उथल-पुथल का असर देश की आंतरिक संरचना पर भी पड़ता है और इसीलिए पॉलिटी और गवर्नेंस में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे कि 16 से 18 अप्रैल 2026 के बीच जो विशेष संसदीय सत्र बुलाया जा रहा है, वो इसी दिशा में एक कदम है। इसमें परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पेश होगी। परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से निर्धारण। हाँ, और ये 2029 से प्रभावी होगा। ये कोई सामान्य प्रशासनिक कदम नहीं है, ये देश के भीतर राजनीतिक शक्ति के संतुलन को फिर से तय करेगा। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम है FCRA अमेंडमेंट बिल 2026, जो विदेशी फंडिंग पाने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के लिए बनाए गए नियमों में बदलाव करता है। बिल्कुल। इस बिल ने विदेशी फंडिंग पाने वाले NGOs पर बहुत सख्त निगरानी लागू कर दी है और गृह मंत्रालय की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का सीधा सा तर्क ये है कि कोई भी विदेशी ताकत या संस्था फंडिंग के जरिए देश के आंतरिक मामलों, नीतियों या सामाजिक सौहार्द में दखलंदाजी न कर सके। ये भी रणनीतिक स्वायत्तता का ही एक हिस्सा है। और जब बात सुरक्षा की हो रही है, तो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के जो आंकड़े हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं। नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथी स्टील फ्रिगेट INS तारागिरी का निर्माण इसका एक जीता जागता उदाहरण है। INS तारागिरी सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रतीक है। मज़गांव डॉक द्वारा बनाई गई इस फ्रिगेट में लगभग 4000 टन स्पेशल स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और ये पूरा स्टील हमारा अपना है। एग्जैक्टली। ये पूरा का पूरा स्टील स्वदेशी है, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो, भिलाई और राउरकेला के प्लांट्स में तैयार किया जा रहा है। अब हमें युद्धपोत बनाने के लिए विदेशी स्टील का इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये मजबूती सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है ना? नहीं, जमीनी सीमाओं पर भी बुनियादी ढांचा तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट चेतक इसका प्रमाण है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के पश्चिमी सेक्टरों में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सड़क नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इससे सामरिक तौर पर क्या फायदा होगा? इसका सीधा सामरिक लाभ ये है कि युद्ध या संकट की स्थिति में सेना और भारी हथियारों की क्विक मोबिलाइजेशन यानी त्वरित तैनाती बहुत तेजी से की जा सकती है। FCRA अमेंडमेंट बिल 2026, ये बिल करीब 14,965 सक्रिय NGOs के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। देखिए, इस नए बिल के मैकेनिज्म को समझना एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने नियमों को देखें, तो जब भी किसी NGO पर फॉरेन फंड्स के दुरुपयोग का आरोप लगता था, तो उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी और अस्पष्ट होती थी। हाँ, काफ़ी साल लग जाते थे। बिल्कुल, लेकिन 2026 के इस अमेंडमेंट ने एसेट मैनेजमेंट का पूरा ढांचा ही बदल दिया है। अब एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी नामित प्राधिकरण का गठन किया गया है और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस अथॉरिटी को अब सिविल कोर्ट की शक्तियां दे दी गई हैं। वेट, सिविल कोर्ट की शक्तियां मतलब क्या वो डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब है कि नियमों का उल्लंघन होने पर यह अथॉरिटी बिना लंबी अदालती प्रक्रिया के संपत्तियों को तुरंत अटैच या ट्रांसफर कर सकती है। अच्छा, ये तो बहुत ही सख्त कदम है। लेकिन मेरे नोट्स में एक और पॉइंट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये जो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का दायरा है ना, ये अब सिर्फ डायरेक्टर्स तक सीमित नहीं रहा। हाँ, इसमें अब बदलाव आया है। इसमें अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
यानी HUF के कर्ता को और ट्रस्टीज और पार्टनर्स को भी लपेटे में ले लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया होगा? इसके पीछे का कारण बहुत ही प्रैक्टिकल है। दरअसल सरकार ने जांच में पाया कि कई केसेस में जो लोग असली कंट्रोलर्स थे वो कागजों पर डायरेक्टर या प्रेसिडेंट नहीं थे। अच्छा, मतलब वो बैकग्राउंड से ऑपरेट कर रहे थे। सही पकड़ा। वो पीछे से एक HUF के कर्ता या किसी ट्रस्ट के साइलेंट पार्टनर के रूप में फॉरेन फंड्स को मैनेज कर रहे थे। इसलिए कानून ने की फंक्शनरी की डेफिनेशन को इतना बड़ा कर दिया कि कोई भी इस लूपहोल का फायदा न उठा सके। ये तो काफी स्मार्ट मूव है। और एक और पॉइंट है इसमें, सेक्शन 43 के तहत एक बड़ा ढांचागत बदलाव हुआ है। अब अगर किसी राज्य की पुलिस या एजेंसी को FCRA के तहत जांच शुरू करनी है तो उन्हें पहले केंद्र से सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल लेनी होगी। यानी राज्य की पुलिस सीधे एक्शन नहीं ले सकती? नहीं, उन्हें केंद्र की मंजूरी चाहिए होगी, जो इस पूरी जांच प्रक्रिया को डायरेक्टली केंद्र के नियंत्रण में लाता है। और शायद यही कारण है कि जो पेनाल्टी के नियम हैं वो अब ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि जहां पहले रिन्यूअल के लिए काफी मोहलत मिल जाती थी और पेनाल्टी 5 साल तक खिंच सकती थी, अब उसे घटाकर मैक्सिमम 1 साल कर दिया गया है। और इसका नतीजा ये होगा कि अगर रिन्यूअल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उस NGO का काम ऑटोमेटिक सेसेशन यानी स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। मतलब कोई ग्रेस पीरियड नहीं, सीधे शटर डाउन। बिल्कुल, ये एक तरह से जीरो टॉलरेंस कंप्लायंस मैकेनिज्म है। तो बाहरी फंड्स के लिए गेटकीपर कैसे काम करेगा ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं उसी एनालॉजी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी घर के अंदर कमरों का बंटवारा। आपका इशारा उस विशेष संसद सत्र की ओर है जो 16 से 28 अप्रैल 2026 के बीच होने वाला है। हाँ, मेरा इशारा डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के उस मेन एजेंडा की तरफ ही है। देखिए, ये आज के समय का सबसे बड़ा और जटिल डेमोग्राफिक पॉलिटिकल अभ्यास है। इसके तहत देश की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों को फिर से निर्धारित किया जाना है। और इसमें काफी बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। बिल्कुल, अनुमान है कि इससे सीटों में लगभग 50% की वृद्धि होगी और इसी प्रोसेस के साथ 33% महिला कोटा भी पूरी तरह से लागू किया जाएगा। लेकिन वहीं पर हमारी अडैप्टेशन वाली थीम वापस आती है। इस डिलिमिटेशन ने ना एक बहुत गहरी डेमोग्राफिक एंग्जाइटी यानी जनसंख्या एक चिंता को जन्म दे दिया है। हाँ, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों में। एग्जैक्टली। अगर हम उन राज्यों को देखें तो उन्होंने पिछले कुछ दशकों में पॉपुलेशन कंट्रोल में काफी अच्छा काम किया है। केरला का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR गिरकर 1.3 पर आ गया है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से भी काफी नीचे है। और इसका उन्हें नुकसान भी हुआ है पहले। वही तो विडंबना है। 2008 के डिलिमिटेशन में इसी अच्छे काम के कारण केरला अपनी लोकसभा सीटें 8 से घटकर 5 होते हुए देख चुका है। अब उन्हें डर है कि नेशनल लेवल पर उनकी पॉलिटिकल आवाज हमेशा के लिए कम हो जाएगी। तो क्या बेस्ट गवर्नेंस की यही सजा है? ये चिंता काफी हद तक वाजिब है। भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट का सिद्धांत है। अगर हम सिर्फ इस रूल पर चलें तो जिसकी आबादी ज्यादा है, जैसे यूपी या बिहार, उन्हें नेचुरली ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या होगा? वही सबसे बड़ा सवाल है। इससे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को झटका लगता है और इसी असंतुलन को रोकने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरला के पथनमथिट्टा में एक बहुत बड़ा बयान दिया था। हाँ, उन्होंने एक लीगल गारंटी का आश्वासन दिया है ना? बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि डिलिमिटेशन के बावजूद केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों की लोकसभा सीटें कम नहीं होने दी जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे पॉसिबल होगा? अगर टोटल सीटें बढ़ रही हैं और साउथ की सीटें कम नहीं हो रही हैं, फिर भी ओवरऑल हाउस के प्रोपोर्शन में तो उनका परसेंटेज गिर ही जाएगा ना? यही वो असली पेंच है जिस पर इस अप्रैल के सत्र में सबसे ज्यादा बहस होनी है। इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ नए फॉर्मूले सुझा रहे हैं। जैसे कि साउथ की वर्तमान सीटों को फ्रीज कर देना, या फिर जनसंख्या के साथ साथ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को भी एक वेटेज देना। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि संविधान में अमेंडमेंट करते समय इस बैलेंसिंग एक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है। और जब इस तरह का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो टेंशन लाजमी है, जो हमें हमारे अगले टॉपिक की तरफ ले जाता है, फेडरलिज्म क्लैशेस की तरफ। हाँ, जब घर के कमरों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो सीधे मकान मालिक यानी केंद्र से भिड़ जाते हैं। हाल ही के दिनों में हमारी संघीय व्यवस्था में टकराव के कुछ काफी क्लासिक एग्जाम्पल सामने आए हैं। देखिए, फेडरलिज्म में ये टकराव कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अब इसके मैकेनिज्म्स थोड़े बदल गए हैं।
अगर हम इन क्लैशेस को ऑब्जेक्टिवली देखें तो हमें पॉलिटिक्स, फाइनेंस और लॉ इन 3 अलग-अलग मोर्चों पर टकराव दिखते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पंजाब और दिल्ली का एग्जाम्पल सबसे ताज़ा है। बिल्कुल, राघव चड्ढा को राज्यसभा उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने का मुद्दा तो हाईलाइट हुआ ही है, लेकिन पंजाब का जो मूल आरोप है वो ज्यादा ढांचागत है। वो फ्लड रिलीफ फंड वाला मुद्दा? हाँ, उनका कहना है कि केंद्र ने उनके 1600 करोड़ रुपए के सेंट्रल फ्लड रिलीफ फंड को रोक रखा है, जो उनकी बुनियादी जरूरतों को प्रभावित कर रहा है। और अगर हम तमिलनाडु की तरफ देखें तो वहाँ मुद्दा और भी आगे बढ़ गया है। वहाँ फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद को सीधे तौर पर टकराव का पॉइंट बनते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु का जो केस स्टडी है वो एजुकेशन और फाइनेंस के क्लैश का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। और हम जानते हैं कि तमिलनाडु का भाषाई इतिहास कितना सेंसिटिव रहा है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को लागू करने से साफ इनकार कर दिया और अब उसके जवाब में केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्य को मिलने वाले 2200 करोड़ रुपए रोक दिए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि एजुकेशन भले ही कॉन्करेंट लिस्ट का विषय हो, जहाँ राज्य के पास अपने फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन जो फाइनेंशियल फ्लो है वो तो केंद्र के ही हाथ में है ना। सही कहा आपने। इस पॉलिसी डिसएग्रीमेंट की कीमत राज्य को अपने बजट कट के रूप में चुकानी पड़ रही है। और इस टकराव का जो तीसरा मॉडल हमें देखने को मिलता है वो आंध्र प्रदेश में है, जो विशुद्ध रूप से लेजिस्लेटिव यानी विधायी है। आप अमरावती कैपिटल बिल की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बिल आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 की धारा 5 में अमेंडमेंट करता है, जो YSRCP सरकार का 3 राजधानियों वाला विवादास्पद मॉडल था, उसे ये बिल पूरी तरह से समाप्त कर देता है और अमरावती को एकमात्र राजधानी घोषित करता है। लेकिन यहाँ मुझे एक टेक्निकल पॉइंट क्लियर करना है एस्पिरेंट्स के लिए। मैंने पढ़ा था कि इस कानून को 2 जून 2024 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी पूर्वाव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया गया है। इसके पीछे क्या लीगल लॉजिक है? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। 2 जून 2024 वो क्रूशियल डेट है जब AP रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हैदराबाद आधिकारिक तौर पर जॉइंट कैपिटल नहीं रहा। अच्छा, तो तभी से इस इफेक्ट को जोड़ा गया है? बिल्कुल। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का मतलब है कि राज्य लीगली ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि जिस दिन से हैदराबाद ने वो जॉइंट कैपिटल का स्टेटस खोया, ठीक उसी दिन से अमरावती निर्विवाद रूप से एकमात्र राजधानी बन गई। ओह, आई सी। ये किसी भी लीगल वैक्यूम से बचने की एक बहुत स्मार्ट लेजिस्लेशन स्ट्रैटेजी है। एग्जैक्टली। ताकि कोई इस डेट के गैप का फायदा उठाकर नया विवाद ना खड़ा कर सके। तो ये तो बात हुई इंसानी पॉलिसीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज और कानूनों के अडेप्टेशन की। लेकिन हम जिस घर की बात कर रहे हैं देश की, वो हवा में तो खड़ा नहीं है। वो ऑब्वियसली हमारे एनवायरनमेंट की नींव पर टिका है। बिल्कुल। और संविधान का आर्टिकल 48A और 51AJ भी तो यही कहता है कि राज्य और नागरिक दोनों की जिम्मेदारी प्रकृति की रक्षा करना है। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट पॉलिसीज को देखते हैं ना, खासकर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR अमेंडमेंट 2026 को, तो लगता है कि हमारी पॉलिसीज नेचर से ज्यादा इंडस्ट्रीज के हिसाब से अडैप्ट हो गई हैं। देखिए, EPR की जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो बहुत नेक है। जो कचरा पैदा करेगा वही उसे समेटेगा। लेकिन जो 2026 के नए अमेंडमेंट्स आए हैं, उन्होंने 2028-29 के लिए नए टारगेट सेट किए हैं। इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए। हाँ, बताइए। प्लास्टिक को उसकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो रिजिड प्लास्टिक है, जिसे रिसाइकिल करना रिलेटिवली आसान होता है, उसके लिए टारगेट 7% रखा गया है। ओके। जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, जिसे रिसाइकिल करना थोड़ा मुश्किल है, उसका टारगेट सिर्फ 20% है। और जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, जिसमें एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की लेयर्स आपस में चिपकी होती हैं, जिसे अलग करना लगभग नामुमकिन है, उसका टारगेट मात्र 10% रखा गया है। वेट, एक मिनट। अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो जो 2022 का ओरिजिनल रूल था, उसमें तो 2024-25 तक 100% कचरा कलेक्शन का टारगेट था ना? हाँ, ओरिजिनल टारगेट वही था। तो क्या ये टारगेट को और रियलिस्टिक बनाना है या फिर सीधे सीधे इंडस्ट्रीज के सामने घुटने टेकना है? और इससे भी बड़ा सवाल मुझे इन ट्रेडेबल EPR सर्टिफिकेट्स को लेकर है। वो काफी डिबेटेबल टॉपिक है ना? क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि एक बड़ी कंपनी अपना प्लास्टिक कचरा फैलाने के बाद उसे साफ करने की जहमत उठाने के बजाय बस किसी और छोटी कंपनी से सर्टिफिकेट खरीद लेगी? मतलब कचरा तो एनवायरनमेंट में ही रहा, बस बैलेंस शीट मैच हो गई।
आपका ये अप्रोच बिल्कुल उन एनवायरमेंटलिस्ट्स की आलोचना से मैच करता है जो इस मूव को ग्रीन वॉशिंग बता रहे हैं। ये जो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स का मैकेनिज्म है ना, ये कार्बन क्रेडिट्स के तर्ज पर काम करता है। जो कि थियोरेटिकली अच्छा साउंड करता है। हाँ, प्रिंसिपल में ये मार्केट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये पोल्यूशन फैलाने का एक लाइसेंस बन सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इस नए अमेंडमेंट में एक और प्रोविजन है जिसे इलास्टिक क्लॉज कहते हैं। ये इलास्टिक क्लॉज क्या है? ये क्लॉज कंपनीज को अपने कंप्लायंस को 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की छूट देता है। मतलब अगर आज कोई कंपनी अपना कचरा कलेक्ट नहीं कर पाई, तो वो अपनी जिम्मेदारी को अगले 3 साल तक टाल सकती है। ये तो सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी से भागना हो गया। और मैंने तो ये भी सुना है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को भी एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। ये तो बेसिकली प्लास्टिक को भट्टी में जलाकर एनर्जी बनाने का काम है ना? हाँ, और सच कहूं तो यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लूप होल है इस पूरी पॉलिसी का। प्लास्टिक को इस तरह से जलाने से डायऑक्सिन्स और फ्यूरांस जैसी बेहद जहरीली गैसेस निकलती हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। हालांकि पॉलिसी मेकर्स का तर्क ये है कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता, जैसे मल्टीलेयर्ड, उसको लैंडफिल्स में सदियों तक सड़ने देने से बेहतर है कि उससे एनर्जी जनरेट की जाए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये सच में काफी विडंबनापूर्ण है कि जब इंसान कानून बनाता है तो वो उसमें अपने बचाव के रास्ते यानी लूप होल्स ढूंढ ही लेता है, लेकिन प्रकृति के पास तो ऐसा कोई बाईपास नहीं होता। उसे तो बस इन पॉलिसीज का रिजल्ट भुगतना पड़ता है। सही बात है। तो चलिए अब सीधे उन्हीं जीवों और इकोसिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारे इन लूप होल्स की कीमत चुका रहे हैं। आज फ्लोरा और फौना के सेक्शन में हमारे पास 3 काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक पक्षी की, बंगाल फ्लोरिकन। देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को समझने के लिए ना बंगाल फ्लोरिकन एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर स्पीसीज है। ये पक्षी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है। और ये स्पेसिफिकली कहाँ पाया जाता है? ये मेन रूप से तराई के घास के मैदानों में यानी अलूवियल ग्रासलैंड्स में पनपता है, खासकर यूपी के दुधवा और असम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में। इसके बारे में जो फैक्ट्स मैंने पढ़े उनमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी इसका लेकिंग बिहेवियर। ये लेकिंग बिहेवियर का मैकेनिज्म क्या है और ये अचानक इनके अस्तित्व के लिए खतरा कैसे बन गया? लेकिन दरअसल इनका एक बहुत ही विशिष्ट मेटिंग बिहेवियर है। इसमें क्या होता है कि कई नर पक्षी एक खास जगह पर इकट्ठा होते हैं और मादाओं का ट्रैक लेने के लिए हवा में छलांग लगाते हुए एक काफी कॉम्प्लेक्स और सुंदर डांस करते हैं। ये तो काफी फैसिनेटिंग है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यह है कि इस बिहेवियर के लिए उन्हें बिल्कुल खुले घास के मैदानों की जरूरत होती है, लेकिन फॉरेस्ट मैनेजमेंट और खेती के नाम पर हर साल इन ग्रासलैंड्स में आग लगा दी जाती है, जिसे हम ग्रासलैंड बर्निंग कहते हैं। ओह नो। और सबसे बुरी बात यह है कि ये आग ठीक उस वक्त लगाई जाती है जब इनका प्रजनन काल यानी मीटिंग सीजन होता है। तो आग इनके नेचुरल हैबिटेट और इस पूरे लेकिंग ग्राउंड को ही नष्ट कर देती है। यानी जो बिहेवियर उनके सर्वाइवल के लिए नेचर ने बनाया था, वही इंसानी दखलंदाजी के कारण उनके खत्मे का कारण बन रहा है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जीव ही नहीं, हमारी फ्लोरा यानी वनस्पतियां भी तो इसका शिकार हो रही हैं। हाँ, कर्नाटका का अप्पिमिडी मैंगो इसका एक बहुत ही ताज़ा उदाहरण है। सही कहा। कर्नाटका के उत्तरा कन्नाडा और शिवमोग्गा इलाके का ये जो आम है, इसको 2009 में GI टैग भी मिला था ना? बिल्कुल। और देखिए, अप्पिमिडी कोई साधारण आम की वैरायटी नहीं है। ये आम आकार में काफ़ी छोटा होता है, बेहद सॉफ्ट यानी टेंडर होता है और इसमें एक बहुत ही खास सुगंध होती है। और शायद इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी ज्यादा होती है, जैसा मैं पढ़ रही थी। हाँ, एग्जैक्टली। इसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ ही इसे वहाँ की पिकल इंडस्ट्री यानी अचार उद्योग का सबसे प्रीमियम रॉ मटेरियल बनाती है। तो अगर ये इतना वैल्यूएबल है इकोनॉमिकली भी, तो फिर इसको किस चीज से खतरा हो रहा है? खतरा बेसिकली क्लाइमेट चेंज से है। इन एपिमिडी आम के पेड़ों को ठीक से फूलने और फलने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रोक्लाइमेट यानी विशेष तापमान और नमी की जरूरत होती है, जो अब बदल रहा होगा। हाँ, हाल के वर्षों में जो अनियमित बारिश और बढ़ता तापमान देखा गया है, उसने इसके फूलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। यानी इसका फ्लावरिंग पैटर्न डिसरप्ट हो गया है। बिल्कुल। ये सिचुएशन एस्पिरेंट्स को ये समझने में मदद करती है कि GI टैग जैसी कागजी सुरक्षा नेचर के बदलते मिजाज के सामने कितनी बेबस साबित हो सकती है।
ये काफ़ी अलार्मिंग है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी, लेकिन चलिए थोड़ा पॉजिटिव साइड देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट सेक्टर में सिर्फ निराशाजनक खबरें ही हैं। हाँ, हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी भी है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित बरनावरा सैंक्चुरी से कंजर्वेशन की एक बहुत अच्छी केस स्टडी सामने आई है। इस सैंक्चुरी की ज्योग्राफी सबसे पहले समझनी चाहिए। ये जोक और बलमदेही नदियों के बीच स्थित एक ट्रॉपिकल ड्राई डिसिजुअस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। और यहाँ जो रीसेंट सक्सेस मिली है वो किस बारे में है? हाल ही में यहाँ के रामपुर घास के मैदानों में ब्लैक बक्स यानी काले हिरण का सक्सेसफुल रीइंट्रोडक्शन किया गया है। वाह, ये तो सच में अच्छी खबर है। हाँ, ये कंजर्वेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे अगर किसी प्रजाति को उसका सही आवास या नेचुरल हैबिटेट वापस लौटा दिया जाए तो वो वहां फिर से पनप सकती है। और यही बात हमें हमारी अगली थीम पर ले आती है। देखिए, चाहे एनवायरनमेंट को बचाना हो, कड़े कानून लागू करने हो या देश की डेमोग्राफिक्स को बैलेंस करना हो, इन सब के कोर में क्या है? एक सक्षम ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई पॉलिसी काम नहीं कर सकती। सही कहा। तो सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी को, युवाओं को और इस बदलती पॉपुलेशन को कैसे अनुकूल बना रही है, ये समझना जरूरी है। आज के करंट अफेयर्स में 3 बहुत खास स्कीम्स हैं और हम इनके मैकेनिज्म्स को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत मिशन कर्मयोगी से करते हैं। हाँ, सबसे पहले साधना सप्ताह 2026 जो डीओपीटी ने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अक्सर रेड टेपिज्म के लिए आलोचना झेलनी पड़ती है। साधना सप्ताह इस इमेज को बदलने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रयास है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टेंजिबल आउटकम्स। इन पिलर्स का ग्राउंड लेवल पर मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि सिविल सर्वेंट्स को अब सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें निपटाने तक सीमित नहीं रखा जा रहा। उन्हें एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्राउंड पर मेजरेबल रिजल्ट्स यानी टेंजिबल आउटकम्स देने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। और इसमें ट्रेडिशन वाला एस्पेक्ट कहाँ आता है? वो इसलिए ताकि ये सब भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और उनके मूल्यों के दायरे में रहकर किया जाए। ये एक नए दौर की ट्रेनिंग है। ये तो काफी प्रोग्रेसिव लग रहा है ऑफिशियल्स के लिए, लेकिन देश का आने वाला कल तो युवा है ना? शिक्षा मंत्रालय का जो युवा संगम है फेज वी, जिसका आज डेटा आया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत चल रहा है, क्या ये सिर्फ एक और टिपिकल गवर्नमेंट टूर पैकेज है? नहीं, इसको सिर्फ एक टूर पैकेज समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी भूल होगी। ये प्रोग्राम 18 से 30 वर्ष के युवाओं पर टारगेटेड है और इसका पूरा स्ट्रक्चर 5 पीस पर आधारित है। 5 पीस वो क्या है? पर्यटन यानी टूरिज्म, परंपरा, प्रगति यानी डेवलपमेंट, परस्पर संपर्क यानी पीपल टू पीपल कनेक्ट और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो जब किसी एक स्टेट का युवा दूसरे स्टेट जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है इन 5 पीस के थ्रू? जब नॉर्थ ईस्ट का कोई युवा केरला जाता है या साउथ का कोई युवा कश्मीर की तरफ जाता है तो वो वहाँ सिर्फ घूमने नहीं जाता, वो वहाँ की इंडस्ट्रीज देखता है जो प्रगति दिखाती है, वहाँ के लोगों से मिलता है जो परस्पर संपर्क बनाता है और वहाँ के टेक इनोवेशंस को समझता है। ओह, आई सी। तो ये एक्चुअली देश के अंदर एक तरह का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली। और इस सेक्शन की जो तीसरी स्कीम है ना, वो मुझे हमारे उस पहले डिलिमिटेशन वाले मुद्दे से डायरेक्ट जुड़ती हुई दिखती है, जहां हम डेमोग्राफिक एंजाइटी की बात कर रहे थे। आप जियो पारसी स्कीम की बात कर रहे हैं? हाँ, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की जियो पारसी योजना। ये सीधे तौर पर पॉपुलेशन डिक्लाइन के मसले पर टारगेटेड है। ये स्कीम डेमोग्राफिक इंटरवेंशन का एक बहुत ही प्रिसाइज मॉडल है। हम सब जानते हैं कि पारसी कम्युनिटी की जनसंख्या देश में तेजी से सिकुड़ रही है। तो इस स्कीम के अंडर सरकार बेसिकली क्या सपोर्ट दे रही है? इस कम्युनिटी की जनसंख्या में इस गिरावट को रोकने के लिए सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पारसी कपल्स को मेडिकल और फर्टिलिटी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। यानी सीधे फाइनेंशियल सपोर्ट मेडिकल हेल्प के लिए? बिल्कुल। ये स्कीम इस बात का सबूत है कि जब कोई कम्युनिटी एक्सटिंक्शन के कगार पर होती है तो सरकार सिर्फ नियम नहीं बनाती बल्कि ग्राउंड पर फाइनेंशियल और मेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू उनके अस्तित्व को बचाने का इंटरवेंशन भी करती है। ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। तो डोमेस्टिक पॉलिसीज कैसे अडेप्ट हो रही हैं, ये तो हमने काफी डिटेल में देख लिया। लेकिन दोस्तों, भारत अब केवल अपनी बाउंड्रीज तक सीमित तो है नहीं। बिल्कुल। डिप्लोमेसी के मोर्चे पर हमारी अडेप्टेशन कैपेसिटी अब काफी ग्लोबल हो चुकी है। सही कहा। यहाँ बात आती है यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड की।
इस फंड का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है और भारत इसमें आगे बढ़कर लीडरशिप क्यों दिखा रहा है? देखिए, 2017 में एस्टैब्लिश हुए इस फंड में भारत ने $150 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके थ्रू भारत एक ट्रेडिशनल डोनर के रूप में अपनी ग्लोबल इमेज बना रहा है। और इस फंड को मैनेज कौन करता है? इसका प्रबंधन यूएनएससी करता है, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। और इसका टारगेट काफी क्लियर कट है। जो एलडीसीज हैं, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं, सिड्स, उन्हें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में मदद करना। तो क्या मैं इसको इस तरह से देख सकती हूँ कि इसके पीछे की डिप्लोमेसी ये है कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में पोजीशन कर रहा है? मतलब ये सिर्फ ग्रांट्स देना नहीं है, बल्कि दुनिया के उन हिस्सों में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाना है जिन्हें डेवलप्ड नेशंस अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपने इसका सबसे सटीक पॉलिटिकल एनालिसिस किया है। ये भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और नए दौर का अडेप्टेशन है। और अब डिप्लोमेसी की इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब वक्त है अडेप्टेशन के उस सबसे बड़े और ओरिजिनल मास्टर के पास चलने का जिसकी बात हमने शुरू में की थी, यानी प्रकृति। हाँ, ऑक्टोपस वाला रिसर्च काफी फैसिनेटिंग है। बिल्कुल। साइंस पत्रिका में ऑक्टोपस के रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को लेकर एक बहुत ही सरप्राइजिंग स्टडी पब्लिश हुई है। ये फाइलम मोलस्का का जीव है, और ये जो नई स्टडी आई है, ये यूपीएससी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेगमेंट के लिए इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का एक सटीक उदाहरण बन सकती है। तो इस स्टडी में एग्जैक्टली क्या सामने आया है? इस रिसर्च में ऑक्टोपस के एक बहुत ही स्पेशल हाथ पर फोकस किया गया है, जिसे हेक्टोकॉटिलस आर्म कहते हैं। साइंटिस्ट को इस हाथ में CRT1 नाम के कीमोटैक्टाइल रिसेप्टर्स मिले हैं। कीमोटैक्टाइल रिसेप्टर्स। तो अगर मैं इसके काम करने के तरीके को समझूं, तो डीप ओशन में जहां बिल्कुल अंधेरा होता है, अब ये ऑक्टोपस अपने इस हाथ से चीज़ों को सिर्फ मैकेनिकली छूता नहीं है, बल्कि वहां पानी में मौजूद केमिकल्स को एक तरह से टेस्ट करता है। वही इसका सबसे चमत्कारी हिस्सा है। बिल्कुल पूर्ण अंधकार में ये हेक्टोकॉटिलस आर्म पानी में तैर रहे मादा ऑक्टोपस के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीधा स्वाद ले सकता है और उसकी दिशा का सटीक पता लगा सकता है। माय गुडनेस, ये तो अमेजिंग है। बायोलॉजी की भाषा में इस स्पेसिफिक प्रोसेस को सेंसरी रीपर्पजिंग कहा जाता है। मतलब एक अंग जो शायद हजारों साल पहले सिर्फ शिकार पकड़ने या समुद्र तले चलने के लिए डेवलप हुआ था, उसने अंधेरे में अपनी स्पीशीज को बचाए रखने के लिए खुद को एक एडवांस्ड केमिकल सेंसर में बदल लिया। ये तो वाकई अद्भुत है। नेचर का इंजीनियरिंग बेस्ट है यहाँ। तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज की इस लंबी और काफी डीप डाइव वाली यात्रा में हमने सच में बहुत से डॉट्स कनेक्ट किए हैं। बिल्कुल, हमने कई अलग अलग डोमेन्स को टच किया है। हाँ, हमने देखा कि कैसे एफसीआरए के जरिए सरकार फॉरेन फंड्स के लूप होल्स को सील कर रही है, और कैसे डिलिमिटेशन साउथ इंडिया के लिए एक काफी बड़ी डेमोग्राफिक चिंता बन गया है। फिर हमने फेडरल स्ट्रक्चर में पंजाब से लेकर तमिलनाडु और आंध्र तक के क्लैशेस को एनालाइज किया। और उसके बाद ईपीआर पॉलिसीज की हकीकत भी देखी। सही कहा, ईपीआर के लूप होल्स और ग्रीन वॉशिंग रिस्क देखा, और ये भी देखा कि इंसानी आग और क्लाइमेट चेंज से बंगाल फ्लोरिकन और एपिमिडी आम जैसे स्पीशीज कैसे खतरे में हैं। साथ ही ब्यूरोक्रेसी और डेमोग्राफी की स्कीम्स को भी डिकोड किया। हाँ, कर्मायोगी, युवा संगम और जियो पारसी से लेकर भारत की ग्लोबल यूएन डिप्लोमेसी तक, और अंत में उस ऑक्टोपस का हैरान अंगेज एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म भी समझा।